तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर स्लेट। तो आज हम बात करेंगे हाई यील्ड एनाटॉमी के एमसीक्यूज़, जो ऐसे हैं मैंने 50 बनाए हैं और ख़ुद से रिकन्स्ट्रक्ट करके बनाए हुए हैं, कहीं से कॉपी पेस्ट किए नहीं है। ये एमसीक्यूज़ आपके नीट पीजी के लिए, INI-CET के लिए, FMG के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि आप देखेंगे हम। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, दिस एजुकेशनल क्वेश्चन बैंक इज़ 100% ओरिजिनल एंड इंडिपेंडेंटली डेवलप्ड फॉर एजुकेशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑन यूट्यूब एंड डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। मतलब कि ये कॉपीराइट नहीं है। कहीं से उठाकर मैंने यहाँ पे छाप नहीं दिए, ये अपने आप खुद बनाया है मैंने। इसीलिए मैंने कम MCQ स्टार्टिंग में बनाए, जो कि है 50। तो हम देखेंगे अभी जनरल एनाटॉमी, अपर लिम, लोअर लिम, थोरैक्स, एब्डोमेन, पेल्विस एंड पेरिनियम, हेड एंड नेक, न्यूरो एनाटॉमी और एम्ब्रियोलॉजी। इसमें से सारे मैंने ऑल टुगेदर बनाए हैं 50 MCQs। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, अ मेडिकल स्टूडेंट इज एग्जामिनिंग अ हिस्टोलॉजिकल सेक्शन ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड अंडर द माइक्रोस्कोप. The gland secretes its product via membrane-bound vesicle through exocytosis, leaving the secreting cell completely intact with no loss of cytoplasm. Which membrane of secretion is been observed? तो देखिए, हमें यहाँ पे कैच पॉइंट्स मिले हैं, जैसे प्रोडक्ट secretes its product via membrane-bound vesicles, also exocytosis, और वहाँ पे no loss of cytoplasm है। मतलब आपको क्या लगता है? ऑप्शंस है मिरोक्राइन, B एपोक्राइन, C होलोक्राइन या D एंडोक्राइन। सोचिए। तो इसका जो आंसर है वो है मिरोक्राइन। ओके, देखिए आंसर है मिरोक्राइन। क्यों है? क्योंकि इसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखा है, अकर्स विया एक्सोसाइटोसिस ऑफ सिक्रेटरी वेसिकल्स विदाउट एनी लॉस ऑफ सेल्यूलर साइटोप्लाज्म। तो मतलब साफ यहाँ पे लिखा है, ये पॉइंट जो लिखा है यहाँ पे साफ लिखा हुआ है। और ये कहाँ होगा? सलाइवरी ग्लैंड्स में और इक्राइन स्वेट ग्लैंड्स में होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका हाई यील्ड पर्ल जो है वो आप खुद से पढ़िए। इसकी PDF मैं लिंक में डाल दूंगा, आप खुद से पढ़िए, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, वरना हमें बहुत लेट हो जाएगा। साथ में मेमोरी ट्रिक भी आप देखिए, एग्ज़ाम टिप भी मैंने लिखी है। और क्लिनिकल कोरिलेशन क्या है? सीबेशियस ग्लैंड डिसफंक्शन। ओके, देखिए, सीबेशियस ग्लैंड डिसफंक्शन लिंक्स टू एक्नी वल्गैरिस ड्यू टू होलोक्राइन प्लगिंग ऑफ हेयर फॉलिकल्स। तो ये एनाटॉमी से भी है प्लस डर्मा से भी आ सकता है आपको। ओके, तो एक कोरिलेशन जो है, क्लिनिकल कोरिलेशन, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। During a orthopedic rotation, a resident evaluates a joint that allows movement in two axes: flexion, extension, and adduction. ठीक है, but does not allow axial rotation. ये भी important point है, does not allow axial rotation. The articular surface consists of an oval convex condyle fitting into elliptical concave cavity. Which joint type fits this description? देखिए, 2 एक्सेस है, फ्लेक्शन भी है, एक्सटेंशन भी है, एबडक्शन एडक्शन है, बट डज नॉट अलाउ एक्सियल रोटेशन है। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि ये कॉन्वेक्स कॉन्डाइल फिटिंग है इनटू एलिप्टिकल कॉन्केव कैविटी। तो इसका आंसर देखिए, बाइकॉन्डलायर जॉइंट है या इलिप्सॉइड जॉइंट है या सैडल जॉइंट है या पिवोट जॉइंट है। तो इसका जो आंसर है वो होगा एलिप्सॉइड कॉन्डिलॉइड जॉइंट। अब क्यों होगा हम देखते हैं। देखिए, एलिप्सॉइड कॉन्डिलॉइड जॉइंट्स आर बाइएक्सियल जॉइंट्स वेयर एन ओवल कॉन्वेक्स सरफेस मीट्स एन एलिप्टिकल कॉन्केव रिसेप्टेकल। एग्जाम्पल, रेडियोकार्पल wrist joint, metacarpopharyngeal joints. They allow flexion, extension, abduction, adduction and circumduction but restricted rotation. तो ये की पॉइंट्स है इसके। ठीक है,
अब हाई यील्ड पॉइंट्स देखिए, मेमोरी देखिए, और यहाँ पे क्लिनिकल कोरिलेशन, रूमेटॉइड आर्थराइटिस फ्रीक्वेंटली टारगेट साइनोवियल इलिप्सॉइड जॉइंट्स लाइक एमसीपी एंड रेडियोकार्पल जॉइंट्स। यह हमें पॉइंट्स मिल गए, एक्स्ट्रा मिल गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A biopsy of a fibrocartilaginous tissue is performed on a patient complaining of persistent joint pain following trauma. Histological examination shows dense bundle of type 1 collagen fibers running parallel with rows of chondrocytes in lacuna. Which structure is composed of this specific type of cartilage? की पॉइंट्स यहाँ पे क्या क्या दिए हैं इन्होंने कि हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन में बंडल ऑफ टाइप 1 कोलेजन फाइबर्स जो है वो पैरेलल रन करते हैं विथ रोज ऑफ कॉन्ड्रोसाइट्स इन लैक्यूने। तो इसका जो आंसर है वो होगा इंटरवर्टिब्रल डिस्क। देखिए इंटरवर्टिब्रल डिस्क। अब क्या है, फाइब्रोकार्टिलेज कंटेन्स टाइप 1 कोलेजन, ठीक है, along with type 2 arranged in dense parallel bundles to withstand high tension compression forces. It is found in vertebral disc, pubic symphysis and articular menisci. अब हाई पल्स मेमोरी ट्रिक एग्जाम ट्रिक्स आप देख लेना। अब क्लिनिकल कोरिलेशन देखिए, हर्निएशन ऑफ न्यूक्लियस पल्पोसा अकर्स थ्रू टीयर्स इन सराउंडिंग फाइब्रोकार्टिलेजिनस एंड एन्युलस फाइब्रोसिस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एनाटॉमिकल डाइसेक्शन डेमोन्स्ट्रेट्स पिनेट मसल्स वेयर मसल फाइबर्स आर अरेंज ऑब्लिकली ऑन बोथ साइड ऑफ अ सेंट्रल टेंडन रिजेंबलिंग अ फेदर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग मसल एग्जिबिट्स दिस बाइपिनेट आर्किटेक्चर? कौन सा ये मसल होता है जो कि फेदर जैसा होता है? तो इसका आंसर है रेक्टस फेमोरिस। ओके, अब क्यों है देखते हैं। रेक्टस फेमोरिस इज अ बाइपिनेट मसल्स वेयर मसल फैसिकल्स इंसर्ट ऑब्लिकली फ्रॉम बोथ साइड्स इन सेंट्रल टेंडन। हो गया। अब क्लिनिकल कोरिलेशन क्या है? मल्टीपिनेट मसल्स लाइक डेल्टॉइड प्रोवाइड द हाई पावर फॉर शोल्डर abduction across a broad range. अब नेक्स्ट क्वेश्चन। During a vascular histology analysis, a blood vessel is observed having a thick tunica media with abundant elastic lamomedulla and smooth muscle cells alongside a thin tunica adventitia with vasa vasorum. Which vessel best matches this description? इन्होंने डायरेक्टली पूछा है कि कौन सा ये बेस्ट मैच करता है, एओर्टा करता है, रेडियल आर्टरी, फेमोरल वेन या आर्टीरोल। तो इसका आंसर है वो है एओर्टा। ठीक है, एओर्टा इसलिए है क्योंकि एओर्टा एंड इट्स मेन ब्रांचेस ब्रैकियोसेफेलिक कॉमन कैरोटिड आर्टरी इन सबक्लेवन आर कंडक्टिंग इलास्टिक arteries. Their tunica media consist of 40 to 70 concentric fenestrated elastic membranes to dam systolic blood pressure spikes. सही बात है ना, क्योंकि इसमें ब्लड प्रेशर बहुत होता है, उसकी वजह से इसकी जो साइज़ है वो भी बड़ी होती है। अब जो है क्लिनिकल कोरिलेशन देखते हैं। डिजनरेशन ऑफ इलास्टिक फाइबर्स इन एओर्टिक ट्यूनिका मीडिया लीड्स टू एओर्टिक एन्यूरिज्म फॉर्मेशन और एओर्टिक डाइसेक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर डीजनरेशन हो गया इलास्टिक फाइबर में तो एओर्टिक एन्यूरिज्म फॉर्मेशन होगा या एओर्टिक डाइसेक्शन होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A 22-year-old motorcyclist suffered a violent shoulder depression away from his head during a high-speed collision. Physical examination reveals an upper limb hanging by the side, medially rotated and pronated, मतलब वेटर टिप पोजीशन है। ठीक है, which nerve roots are injured? क्या लगता है आपको? ये थोड़ा जो है ये आपको abduction पासी जैसा लग रहा है ना, इसलिए इसमें जो मोस्टली जो नर्व इन्वॉल्व होगी वो होगी C5 to C6 रूट्स। देखिए, इसलिए तो ये सब कुछ हो रहा है, इसलिए वेटर स्टिप पोजीशन है। तो इसका आंसर क्या होगा? C5 C6।
देखिए C5C6। ओके, तो एक्सप्लेनेशन देखिए, अर्ब Duchenne palsy results from damage to upper trunk of brachial plexus C5-C6 lobes. It leads to paralysis of abductor, external rotators of shoulders and forearms supinators, resulting in classic Vetter tip posture. और इसका क्लिनिकल कोरिलेशन है, अर्ब्स पाल्सी कैन अकर ड्यूरिंग डिफिकल्टी चाइल्ड बर्थ विथ शोल्डर डिस्टोशिया। ये इसका क्लिनिकल कोरिलेशन भी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ 45-year old female undergo radical mastectomy with axillary lymph node dissection. Post-operatively, she notices that her right scapula protrudes posteriorly when pushing against a wall. Which muscle and nerve are affected? देखिए, radical mastectomy हो गई है, also with axillary lymph node dissection, and after the surgery she noticed that her right scapula protrudes posteriorly when pushing against the wall. Here the answer will be A, serratus anterior and long thoracic nerve, क्योंकि देखिए the long thoracic nerve of Bell C5-C7 इनरवेट सीराटस एंटीरियरली। ओके, तो इसलिए सीराटस एंटीरियर है। इंजुरी ड्यूरिंग एक्सिलरी सर्जरी कॉजेस विंगिंग ऑफ द स्कैपुला ड्यू टू लॉस ऑफ स्कैपुलर प्रोट्रैक्शन एंड फिक्सेशन ऑफ द थोरैसिक वॉल, इसलिए लॉन्ग थोरैसिक नर्व भी है। अब इसका कोरिलेशन क्या है? विंगिंग ऑफ स्कैपुला इज एसिनेटेड व्हेन द पेशेंट पुशेस अगेंस्ट अ वॉल विथ आउटस्ट्रेच्ड आर्म्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A 30-year-old athlete है, presents with anterior inferior shoulder dislocation after a fall. On evaluation, there is loss of roundness of shoulder contour and sensory deficit over the lower half of the deltoid muscle. साफ साफ यहाँ पे लिखा है regimental batch area. Which structure is injured? ओके, तो यहाँ पे डायरेक्टली आंसर है, ये होगा एक्सिलरी नर्व, क्योंकि ये यहाँ पे रेजिमेंटल बैच एरिया लिखा हुआ है। तो देखिए, द एक्सिलरी C5-C6 passes through the quadrilateral spaces and winds around the surgical neck of humerus. ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है? एंटीरियर ग्लिनोह्यूमरल डिसलोकेशन और सर्जिकल नेक फ्रैक्चर पुट इट एट रिस्क, causing deltoid paralysis and sensation loss over the regimental batch area. जहाँ पे regimental batch area आता है वहाँ पे axillary nerve होगी। इसका clinical correlation देखिए, deltoid atrophy following neglected axillary nerve damage lead to loss of arm abduction from 15 to 90 degrees. ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यही क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे ही नर्व रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं एनाटॉमी में। सो ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, ऐसे कोई की पॉइंट पकड़ लेना, उससे हमें आंसर पता चलता है, बस पूछने का तरीका अलग अलग होता है। अ कारपेंटर presents with weakness in flexing the distal interphalangeal DIP joints on the 4th and 5th digits along with sensory loss over the hypothenar eminence. Which nerve is compressed and at what anatomical site? देखिए, यहाँ पे भी बहुत साफ साफ लिखा है, वीकनेस है फ्लेक्सिंग करते वक्त DIP जॉइंट में, और सेंसरी लॉस भी हुआ है, देयर इज सेंसरी लॉस ओवर हाइपोथिनर एमिनेंस। सो आंसर विल बी अल्नर नर्व एट क्यूबिटल टनल। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। द अल्नर नर्व इनरवेट्स द मीडियल हाफ ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, ओके, इन फोरआर्म, सप्लाइंग DIP जॉइंट्स ऑफ 4th and 5th फिंगर्स हुआ बिफोर पासिंग इनटू द wrist via Guyan canal. Cubital tunnel compresses at elbow, impairs FDP flexion plus hypothenar sensation. अब इसका कोरिलेशन क्या है? क्यूबिटल टनल सिंड्रोम इज एग्रीवेटेड बाय रिपीटेटिव और प्रोलॉन्ग एल्बो फ्लेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकते हैं।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट कट हिज थंब विथ अ रस्टी ब्लेड है, क्या है, रस्टी वाला ब्लेड, डेवलपिंग एन इन्फेक्शन दैट रैपिडली spreads along tenosynovial sheet to the wrist. Which facial spaces synovial sheets directly communicates with the flexor pollicis longus tendon sheet? कौन सा होगा, रेडियल बुर्सा होगा, अल्नर बुर्सा, मिड पाल्मर स्पेस या थिनार स्पेस? तो इसका आंसर है रेडियल बुर्सा। ओके, तो एक्सप्लेनेशन देखिए, द साइनोवियल शीट ऑफ द फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस टेंडन इज कंटिन्यूस विथ रेडियल bursa of wrist. Therefore, thumb tenosynovitis easily tracks into the proximal forearm via the radial bursa. तो ये चीज़ें देख लेना, इसका क्लिनिकल कोरिलेशन होगा, टेनोरेनिटिस ऑफ एफपीएल डिमांड्स अर्जेंट सर्जिकल डिकम्प्रेशन टू प्रिवेंट टेंडन नेक्रोसिस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11th क्वेश्चन है, अ 25-year-old skateboarder falls on outstretched hand and present with acute point tenderness in the anatomical snub box. X-ray initially shows no fracture line. Which carpal bone is highest risk for avascular necrosis? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, नीट पीजी में, एफएमजी में भी पूछा जा चुका है, तो इसका आंसर डायरेक्टली है स्कैफॉइड। ठीक है, देखिए, स्कैफॉइड बोन फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स, बात खत्म हो गई है यहाँ पे। अब इसका कोरिलेशन देखते हैं, इनिशियली एक्सरेज कैन मिस नॉन डिस्प्लेड स्कैफॉइड फ्रैक्चर बट रिपीट इमेजिंग और एमआरआई इज रिक्वायर्ड इफ टेंडरनेस परसिस्ट। सही बात है, अगर एक्सरे में अगर कुछ समझ में नहीं आता स्टार्टिंग में, तो बाद में एमआरआई में समझ आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, a patient experienced loss of sensation over the lateral half of the palm and palmar surface of the thumb index, middle and lateral half of ring finger. However, sensation over the thenar eminence remains completely intact. Where is the anatomical site of nerve entrapment? तो इन्होंने डायरेक्टली बोल दिया कि यहाँ पे जो लॉस ऑफ सेंसेशन है ओवर लैटरल हाफ ऑफ द पाम, ठीक है, एंड पाल्मर सरफेस ऑफ द थंब, इंडेक्स, मिडल एंड लैटरल हाफ ऑफ द रिंग फिंगर, तो डायरेक्टली इसका आंसर क्या होगा, कार्पल टनल होगा। तो देखिए, द पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ द मीडियन नर्व अराइजेस 5 सेंटीमीटर प्रॉक्सिमल टू द wrist crease and passes superficial to the flexor retinaculum. Therefore, in carpal tunnel syndrome, palmar digital cutaneous sensation is lost, but thenar eminence skin sensation is spared. तो सर्जिकल एंडोस्कोपिक रिलीज ऑफ ट्रांसवर कार्पल लिगामेंट एलिवेट्स प्रेशर ऑन डिजिटल ब्रांचेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूरिंग अ फेमोरल आर्टरी कैथराइजेशन अ trainee palpates the femoral pulse in the femoral triangle. Okay, what is the correct lateral to medial relationship of structures inside the femoral triangle? तो इसका आंसर क्या है, डायरेक्टली उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द करेक्ट लैटरल टू मीडियल रिलेशनशिप ऑफ स्ट्रक्चर्स इनसाइड द फेमोरल ट्रायंगल। तो इसका आंसर बिना टाइम पास करते हुए हम करते हैं, नर्व, आर्टरी, वेन, एम्प्टी स्पेस, लिम्फेटिक्स। ओके, ये इसका आंसर है, तो इसको आप याद रख सकते हैं नेवल से। ओके, देखिए, फ्रॉम लैटरल टू मीडियल द स्ट्रक्चर इन द ग्रॉइन आर फेमोरल नर्व, फेमोरल आर्टरी, फेमोरल वेन, एम्प्टी स्पेस जो कि फेमोरल कैनाल है, और लिम्फेटिक्स। ओके, और इसका जो क्लिनिकल कोरिलेशन होगा वो होगा फेमोरल वेनस एक्सेस फॉर सेंट्रल इलनेस इज ऑब्टेन जस्ट मीडियल टू द पाल्पेबल फेमोरल आर्टरी पल्स। तो आप मुझे बताइए कि ये जो पीडीएफ है वो कैसी है, अच्छी है या आपको और शॉर्ट करके चाहिए, बस आंसर्स चाहिए? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि तभी मुझे पता चलेगा कि आपको ये पीडीएफ अच्छी लगी। इसमें अगर कुछ चेंजेस करने हैं वो भी मुझे बता देना। ओके।
तो अ 50-year-old male presents with waddling gait. When standing on his right leg, his pelvis tilts downwards on unsupported left side, जिसे हम पॉजिटिव टेंडलबर्ग साइन कहते हैं. विच नर्व एंड मसल ग्रुप आर वीक ऑन राइट साइड. बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा इन लोगों ने, तो इसका डायरेक्ट आंसर होगा राइट सुपीरियर ग्लूटियल नर्व एंड ग्लूटियस मीडियस या मिनिमस. देखिए, ट्रेंडलबर्ग साइन टेस्ट द एबडक्टर्स ऑफ द वेट बेयरिंग स्टांस लेग. ग्लूटियस मीडियस एंड मिनिमस सप्लाइड बाय सुपीरियर ग्लूटियल नर्व कीप द पेल्विस लेवल. राइट साइडेड वीकनेस कॉजेस पेल्विस टिल्ट टू द अपोजिट अनसपोर्टेड साइड. तो इसमें अगर वो डायरेक्टली ये भी, इसमें से दो क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं. जैसे नॉर्मली ये पूछेंगे कि कौन से मसल ग्रुप वीक है, या तो फिर ये डायरेक्टली ऐसे बताएंगे कि ये वाली पोजीशन में पेशेंट होगा और उसका जो पेल्विस है वो डाउनवर्ड होगा अनसपोर्टेड साइड पे. ठीक है, तो कौन सी साइन है, तो यहाँ पे आपको ट्रेंडलबर्ग साइन या और भी साइन कुछ बताएंगे, तो वो आपको ये करना है. इसका क्लिनिकल कोरिलेशन देखना. इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस इन द ग्लूटियल रीजन मसल मस्ट बी गिवन इन अपर आउटर क्वाड्रेंट टू अवॉइड सियाटिक एंड ग्लूटियल नर्व्स. ठीक है, तो जो हम IM इंजेक्शंस देते हैं उसको हमें आउटर क्वाड्रेंट में देना होता है. अगर नहीं दिया तो सियाटिक और ग्लूटियल नर्व्स इंजर्ड हो सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. A soccer player suffers a violent blow to the lateral aspects of the flexed knee when her foot is planted, resulting in an forceful vagus stress. MRI reveals a classic unhappy triad. ठीक है, अब ये जो ट्राइड है ये उन्होंने डायरेक्टली बताया है. तो इसमें कौन से स्ट्रक्चर्स डैमेज्ड है, विच 3 स्ट्रक्चर्स आर डैमेज. ये अनहैप्पी जो ट्राइड है MRI में रिवील हुआ है. तो डायरेक्टली हम देखते हैं इसका आंसर. ये है ए वाला एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, मीडियल कोलैटरल लिगामेंट और मीडियल मेनिस्कस. ये आपको याद करना है, रट्टा भी मार सकते हो. तो इसका ये एक्सप्लेनेशन है. कंसिस्ट ऑफ टीयर्स इन ACL, MCL एंड मीडियल मेनिस्कस. ओके, और इसका जो एक कोरिलेशन आता है, ACL टीयर्स प्रोड्यूस जॉइंट इफ्यूजन, उसे कहते हैं हम हेमार्थ्रोसिस विदाउट आर्स ऑफ इम्पैक्ट. काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. अ पेशेंट सफर्स अ फ्रैक्चर ऑफ नेक ऑफ द फिबुला फॉलोइंग अ मोटर व्हीकल collision. On physical examination he cannot dorsiflex or evert his foot, leading to foot drop and a high stepping gait. Sensory loss is present over the dorsum of foot. Which nerve is injured? साफ साफ आंसर उसका होगा, लेकिन एक बार देखिए क्या लगता है आपको. कॉमन पेरोनियल नर्व है या टीबियल नर्व है, फेमरल नर्व है या सैफेनस नर्व है. तो इसका आंसर होगा कॉमन पेरोनियल नर्व. ओके, कभी कभी नाम भी चेंज करके वो सिर्फ फिबुलर नर्व भी लिख सकते हैं. तो देखिए, द कॉमन पेरोनियल नर्व वाइंड्स क्लोजली अराउंड द फिबुलर नेक. फ्रैक्चर और कंप्रेशन हेयर पैरालिसिस द एंटीरियर कंपार्टमेंट. ठीक है, और ज़्यादा तो डॉर्सिफ्लेक्सस होते हैं. इसका क्लिनिकल कोरिलेशन होगा टाइट leg cast below knee can compress the common peroneal nerve against the fibular head. कभी कभी फ्रैक्चर के बाद जो कास्ट करते हैं, अगर नी के नीचे टाइटली कर दिया तो ये प्रॉब्लम हो सकती है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है. अ ट्रैक रनर प्रेजेंट्स विथ शार्प हिल पेन दैट इज वर्स ड्यूरिंग फर्स्ट few steps in morning. Upon getting out of bed, pain is localized to the plantar surface of the calcaneus upon palpation. What structure is inflamed? A. Plantar aponeurosis. B. Achilles tendon. C. Flexor hallucis longus tendon. या D. Tibialis posterior tendon. तो इसका आंसर जो होगा वो होगा प्लांटर एपोन्यूरोसिस, जिसे हम प्लांटर फेसिया भी कहते हैं. तो देखिए,
Plantar fasciitis involves micro tear and inflammation at the calcaneal attachment of the plantar aponeurosis. Classical presentation is severe medial heel pain with the first step in the morning. ये इसका क्लासिकल जो है वो प्रेजेंटेशन होगा. अब जो क्लिनिकल है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज एंड ऑर्थोटिक शू इंसर्ट्स आर कंजर्वेटिव फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट. बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना. ये एनाटॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे हमें रट्टा बहुत मारना पड़ता है. कुछ की पॉइंट्स पकड़कर ही हम उसको आंसर तक पहुँच सकते हैं, वरना तो पूरी एनाटॉमी याद रखना काफ़ी मुश्किल है. A surgeon harvests the great saphenous vein for coronary artery bypass grafting (CABG) during dissection anterior to the medial malleus. A companion nerve is inadvertently transected. The patient subsequently experienced numbness along the medial border of the leg and foot. Which nerve was injured? डायरेक्टली आंसर है saphenous nerve इंजर होगी. ओके, देखिए, the great saphenous vein runs anterior to the medial malleus accompanied closely by the saphenous nerve, cutaneous branch of femoral nerve. Damage during vein cut down harvest causes loss of sensation along medial leg and foot. आपको जो याद रखना है वो रखना है, सेंसेशन लॉस कहाँ होगा? मीडियल लेग एंड फुट में होगा. ठीक है. और इसका क्लिनिकल कोरिलेशन है, saphenous nerve entrapment कैन अकर इन एडक्टर, जो कि हंटर्स कैनाल कहते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. An angiogram shows acute thrombotic occlusion of the artery running in the anterior interventricular sulcus of the heart. Which cardiac structure and vessels are primary involved? देखिए, A. Anterior interventricular artery and anterior 2/3 of interventricular septum. B. Right coronary artery and posterior 1/3 of the septum. C. Circumflex artery and left atrium. या D. Posterior interventricular artery and SA node. कहाँ पे हुआ है ऑक्लूजन? हुआ है इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस में, एंटीरियर में. तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ए होगा, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी एंड एंटीरियर 2/3 ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. थोड़ा लॉजिक भी लगा लेना यहाँ पे, आपको समझ में आ जाएगा. देखिए, द लेफ्ट anterior descending artery runs in the anterior interventricular groove and supplies the anterior wall of left ventricular apex and anterior 2/3 of interventricular septum. It is the most common occluded artery in MI. और ये जो आर्टरी है LAD जिसे हम कहते हैं, इसमें मोर्टेलिटी भी बहुत होती है. ठीक है. इसका क्लिनिकल कोरिलेशन देखते हैं. ऑक्लूजन ऑफ LAD कैन लीड टू बंडल ब्रांच ब्लॉक ड्यू टू सेप्टल कंडक्शन सिस्टम इशेमिया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अ 3-year-old child accidentally aspirates a small plastic bead while playing. On chest radiograph, the foreign object is localized in the bronchial tree, in which main bronchus is an aspirated foreign body mostly likely to lodge, and why? A. Right main bronchus because it is wider, shorter and more vertical. B. Left main bronchus because it is wider and directly continuous with trachea. C. Right main bronchus because it is narrow and longer. या D. Left main bronchus because of heart displacement. अब देखिए, बहुत इजी चीज़ है, डायरेक्टली पूछा है और आपको इसकी एनाटॉमी अगर पता होगी ब्रोंकस की तो अच्छे से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. क्योंकि अगर कोई चीज़ फंसने के लिए वो जो ब्रोंकस है वो वाइड तो होना चाहिए. ठीक है, वाइड होगा तभी जाके वो चीज़ जाके फंसेगी. प्लस शॉर्ट भी होना चाहिए. शॉर्ट होगा तो जाके फंसेगी ना, नहीं तो नीचे तक चली जाएगी. और प्लस वर्टिकल भी होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए. तो इसका आंसर होगा राइट मेन ब्रोंकस बिकॉज इट इज़ वाइडर, शॉर्टर एंड मोर वर्टिकल. बहुत आसान है. देखिए, द राइट मेन ब्रोंकस इज वाइडर, शॉर्टर एंड रन्स मोर वर्टिकली अलाइंड विद द ट्रैकिया. हेंस एस्पिरेटेड फॉरेन बॉडीज एंटर द राइट मेन ब्रोंकस एंड राइट लोअर लोब. और इसका क्लिनिकल कोरिलेशन देखते हैं.
ब्रोंकोस्कोपी इज बोथ डायग्नोस्टिक एंड थेरापेटिक फॉर फॉरेन बॉडी एक्सट्रैक्शन। ओके, तो ऐसे हमें ये क्वेश्चंस एनाटॉमी में आते हैं, इसे सॉल्व करना होता है। अ चेस्ट एक्सरे स्कैन reveals a solid mass located in the posterior mediastinum of a 55-year-old patient. Which of the following structures is normally found within the posterior mediastinum? तो अगर आपको एनाटॉमी पता होगी तो पता चल जाएगा, इसका डायरेक्टली आंसर होगा ए, थोरैसिक डक्ट एंड इसोफेगस। ठीक है, देखिए द पोस्टेरियर मेडियास्टिनम कंटेन्स इसोफेगस, थोरैसिक एओर्टा, थोरैसिक डक्ट, एजाइगस, हेमी एजाइगस वेन, वैगस नर्व एंड सिंपैथेटिक ट्रंक। बहुत इन्होंने सही से बताया है। और इसका क्लिनिकल कोरिलेशन देखिए, न्यूरोजेनिक ट्यूमर्स एग्जाम्पल श्वानोमास आर द मोस्ट कॉमन प्राइमरी पोस्टेरियर मीडियास्टिनल मासेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ रेडियोलॉजिस्ट रिव्यूज अ sagittal MRI ऑन द diaphragm at which vertebral levels do the inferior vena cava, esophagus and aorta passes through the diaphragm। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है और इसका डायरेक्ट आंसर IVC at T8, esophagus at T10 एंड aorta at T12। मतलब आपको याद रखना है इसको, IVC, esophagus और aorta। ठीक है, तो आप ऐसा याद रखिए 8, 10, 12 हो गया। देखो आपको याद तो करनी है चीज़ें, ठीक है, तो ऐसे ही कर सकते हैं। या इसमें मेमोरी ट्रिक जो यहाँ पे लिखा है वो भी देखिए, वेना कावा 8, T8, इसोफेगस 10 और एओर्टिक हियाटस 12, सेम वही है। तो इसका क्लिनिकल कोरिलेशन क्या है? स्लाइडिंग हियाटल हर्निया अकर्स व्हेन स्टमक हर्निएट्स अपवर्ड थ्रू द इसोफेजियल हियाटस, जो T10 में से होता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग इंसर्शन ऑफ अ चेस्ट ट्यूब thoracostomy for a pneumothorax, the needle is introduced immediately above the upper border of rib. What is the anatomical reason for avoiding the lower border of the rib? क्या है? A, to prevent damage to the intercostal neurovascular bundle running in the costal groove, या to avoid puncturing the internal thoracic artery, या C, the upper border of the ribs has no periosteum, या D, to avoid entering the collateral intercostal bundles। तो इसका आंसर होगा, अपने को न्यूरोवैस्कुलर चीज़ें प्रिवेंट करनी होती है, टू प्रिवेंट डैमेज ऑफ द इंटरकोस्टल न्यूरोवैस्कुलर बंडल रनिंग इन द कोस्टल ग्रूव। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। और इसका क्लिनिकल कोरिलेशन होगा, इंटरकोस्टल नर्व ब्लॉक रिक्वायर्स द इंजेक्शन डायरेक्टली इनटू द कोस्टल ग्रूव अलोंग द लोअर रिब मार्जिन। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। 60-year-old मेल प्रेजेंट्स विद अ ग्रॉइन स्वेलिंग दैट passes डायरेक्टली थ्रू हैसलबैच ट्रायंगल मीडियल टू द inferior epigastric vessels। व्हाट टाइप ऑफ हर्निया इज प्रेजेंट? कौन सा होगा? ए, डायरेक्ट इंजोइनल हर्निया, बी, इनडायरेक्ट इंजोइनल हर्निया, सी, फेमोरल हर्निया, या डी, ऑब्टुरेटर हर्निया। तो इसका आंसर डायरेक्टली होगा डायरेक्ट इंजोइनल हर्निया। ठीक है, डायरेक्ट में जो होता है वो ग्रॉइन स्वेलिंग होता है उसमें, और साथ में क्या होगा? डायरेक्टली पास करेगा हैसलबैच ट्रायंगल से। ओके, अब इसका क्लिनिकल कोरिलेशन है, डायरेक्ट हर्नियाज रेयरली डिसेंड इनटू स्क्रोटम कंपेयर टू इनडायरेक्ट हर्नियाज। मतलब इनडायरेक्ट हर्निया जो है ये इसमें मोस्ट कॉमनली स्क्रोटम में स्वेलिंग दिखेगी। ओके, और डायरेक्ट में थोड़ी रेयर दिखेगी। तो यहाँ पे जो लिखा है इन्होंने रेयर वाला लिखा है केस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सर्जन परफॉर्म लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टोमी आइडेंटिफाइज द एपिप्लॉइक फोरामेन ऑफ विंस्लो टू पिंच द हेपेटोडियोडेनल लिगामेंट, जो कि प्रिंगल मैन्योर होता है, एंड कंट्रोल लिवर ब्लीडिंग। विच वेसल लाइज इन द एंटीरियर फ्री बॉर्डर ऑफ दिस फोरामेन? एनाटॉमी अगर इस चीज़ की पता होगी तो डायरेक्टली आंसर है इसका प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी, पोर्टल वेन एंड बाइल डक्ट। देखिए, ठीक है, तो इसका ये एक्सप्लेनेशन है। और क्लिनिकल कोरिलेशन होगा, क्लैंपिंग हेपेटोडियोडिनल लिगामेंट आइसोलेट्स ब्लीडिंग ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हेपेटिक पैरेन्काइमा।
तो हमें जो है वो एनाटॉमी मालूम होनी चाहिए, चीज़ें याद होनी चाहिए, तब जाके हम आंसर टिक कर सकते हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एंडोस्कोपिस्ट विजुअलाइज अ डीप पेप्टिक अल्सर लोकेटेड ऑन द पोस्टीरियर वॉल of the first part of the duodenum. If this ulcer erodes completely through the intestinal wall, which major artery is at risk of massive hemorrhage? कौन सी होगी, कहाँ पे है ये है पोस्टीरियर वॉल ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डिओडिनम। ठीक है, तो इसकी वहाँ पे जो आर्टरी जो ब्लीड होगी वो होगा गैस्ट्रोडियोडिनल आर्टरी। देखिए एक्सप्लेनेशन, गैस्ट्रोडियोडिनल आर्टरी कोर्सेस डायरेक्टली बिहाइंड द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डिओडिनम। ठीक है, इसका क्लिनिकल कोरिलेशन क्या होगा, एंडोस्कोपिक क्लिपिंग और सर्जिकल लाइगेशन ऑफ गैस्ट्रोडियोडिनल आर्टरीज रिक्वायर फॉर रिफ्रैक्टरी एट्रियल ब्लीडिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 27th क्वेश्चन है, अ सिरोसिक पेशेंट प्रेजेंट विथ सीवियर हेमेस्टमेसिस अपर जीआई एंडोस्कोपी डेमोन्स्ट्रेट ब्लीडिंग इसोफेजियल वेराइसिस, विच पोर्टोसिस्टमिक वेनस एनास्टोमोसिस इज रिस्पॉन्सिबल। कौन सा होता है इसमें, डायरेक्टली क्वेश्चन है। देखिए डायरेक्टली इसका क्वेश्चन है, ये होगा लेफ्ट गैस्ट्रिक पोर्टल एनास्टोमोसिंग विथ इसोफेजियल ब्रांचेस ऑफ अजाइगोस वेन। तो इसका ये एक्सप्लेनेशन है, साथ में क्लिनिकल कोरिलेशन जो टिप्स होता है, ट्रांसजुगुलर इंट्रा हेपेटिक प्रोस्टोसिस्टमिक शंट कनेक्ट्स हेपेटिक वेन टू पोर्टल वेन टू लोअर प्रेशर। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये जो क्वेश्चंस है वो थोड़े टफ भी बनाए हैं और ऐसे बनाए हैं जो कि हाई यील्ड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, a 52-year-old female presents with painless jaundice, dark urine and pale stools. Imaging reveals some mass in the head of the pancreas compressing a biliary structure. Which structure is obstructed and what is Courvoisier's law? अब अगर ये Courvoisier's law जो है वो पता होगा तो हमें डायरेक्टली इसका आंसर जो है वो हमें मिलता है, कॉमन बाइल डक्ट Courier's law states a palpable enlarged gallbladder with painless jaundice is unlikely due to gallstone. ठीक है, और इसका क्लिनिकल कोरिलेशन है विपल प्रोसीजर, जिसे हम पैंक्रियाटिक डिओडेनोक्टोमी इज द सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर रिसेक्टेबल पैंक्रियाटिक हेड ट्यूमर्स। ये हमें सर्जरी का नाम याद होना चाहिए, जिसे हम विपल प्रोसीजर भी कहते हैं। ठीक है, ये ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होगा, क्यों होगा, अगर पैंक्रियाटिक हेड ट्यूमर्स में ये वाली सर्जरी करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मल्टीपैरस वुमन एक्सपीरियंस स्ट्रेस यूरिनरी इनकंटिनेंस ड्यूरिंग कफिंग और स्नीजिंग। फिजिकल थेरेपी इज इनिशिएटेड टू स्ट्रेंथन द पेल्विक डायफ्राम। विच मसल ग्रुप फॉर्म्स द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ द पेल्विक डायफ्राम। अगर डायफ्राम के अगर मसल्स हमें अच्छे से याद हो गए और कौन सी जो मसल है उसे हमें स्ट्रेंथ करना होता है, स्ट्रेंथन मतलब कि उसे हमें मजबूत बनाना होता है जिससे स्ट्रेस यूरिनरी इनकंटिनेंस ना हो, तो डायरेक्टली इसका आंसर होगा लिवेटर एनी। ठीक है, इसमें कौन सा है, प्यूबोरेक्टालिस, प्यूबोकॉक्सिजियस, इलियोकॉक्सिजियस और कॉक्सिजियस। इसका ये एक्सप्लेनेशन है, और साथ में क्लिनिकल कोरिलेशन जो होगा, डैमेज टू लिवेटर एनी ड्यूरिंग वजाइनल डिलीवरी लीड्स टू यूट्रिन प्रोलैप्स एंड सिस्टोसिल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, OBGY से भी पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूरिंग अ टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी the gynecologist must ligate the uterine artery near the lateral fornix, okay, of the vagina. Which vital structure crosses directly posterior and inferior to the uterine artery at this site? Water under the bridge. तो आंसर इसका डायरेक्टली होगा यूरेटर होगा। ओके, इसका ये एक्सप्लेनेशन है, और क्लिनिकल कोरिलेशन देखिए, इंट्रा ऑपरेटिव आइडेंटिफिकेशन ऑफ यूरेटर पेरिस्टालसिस प्रिवेंट्स एक्सीडेंटल सर्जिकल ट्रांसेक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 31, a 30-year-old male sustains a straddle injury to his perineum after falling into a bicycle crossbar. Urethrogram demonstrate extravasation of urine into the superficial perineal pouch. Urine can track into the anterior abdominal wall deep to scarpa fascia but cannot spread into the thigh. Why is spread into thigh? Why is spread into the thigh prevented? ये important है word prevented. क्यों prevented होता है?
देखिए, तो इसका डायरेक्टली आंसर है, बिना टाइम पास करे, कोलिस फैशिया अटैचेस फर्मली टू द फैशिया लेटा ऑफ द थाई अलोंग द इंजोइनल लिगामेंट, जिसका एक्सप्लेनेशन है। और को इमीडिएट suprapubic catheter placement is indicated to divert urine from the disrupted bulbar urethra। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग अ thyroidectomy a surgeon ligates the superior thyroid artery near the superior pole of the gland, which nerve running in close proximity to this artery is at risk of injury, potentially altering the patient's voice speech। तो इसका आंसर होगा एक्सटर्नल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लैरेंजियल नर्व। ओके, एक्सप्लेनेशंस है। और क्लिनिकल कोरिलेशन, लाइगेटिंग सुपीरियर थायराइड आर्टरी राइट ऑन द कैप्सूल मिनिमाइज रिस्क ऑफ एक्सटर्नल लैरेंजियल नर्व इंजुरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। A 40-year-old present with hyperachia, sensitivity to loud sounds, loss of taste on the anterior 2/3 of the tongue, and facial paralysis on the right side. On examination, he cannot close his right eye of the smile. He cannot close his right eye or smile. Where is the anatomical lesion located? डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर डायरेक्टली होगा फेशियल नर्व proximal to stapedius branch in facial canal। ओके, ये इसका एक्सप्लेनेशन। और क्लिनिकल कोरिलेशन होगा, इनएबिलिटी टू क्लोज आइज रिक्वायर्स आर्टिफिशियल टीयर्स टू प्रिवेंट कॉर्नियल अल्सरेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पेशेंट विथ सीवियर फ्यूरनकल बॉयल इन द डेंजर एरिया ऑफ द फेस, जो कि नेसोलोबियल फोल्ड होता है, डेवलप्स हाई फीवर, ophthalmoplegia, ptosis and facial nerve numbness over the forehead. Which venous structure has developed septic thrombophlebitis via retrograde venous flow? कौन सी होती है इसमें वेन इन्वॉल्व? तो इसका आंसर होगा कैवर्नस साइनस वाया फेशियल वेन एंड ऑप्थेल्मिक वेन। ओके, कौन सी होगी? फेशियल वेन एंड ऑप्थेल्मिक वेन, इसे याद करना। देखिए, abducens nerve palsy, loss of eye abduction is often the earliest sign। ओके, किसका? कैवर्नस, इसका CST मतलब कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस। An ENT surgeon is performing a vocal cord assessment. Which muscle is the sole abductor of the vocal cord, crucial for opening the rima glottidis during respiration? डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर है पोस्टीरियर क्रिको एरिटिनॉइड। ओके, और इसका क्लिनिकल कोरिलेशन होगा PCA मसल रिलीव्स मोटर सप्लाई फ्रॉम रिकरेंट लैरेंजियल नर्व। ड्यूरिंग अ डेंटल एक्सट्रैक्शन ऑफ अ लोअर थर्ड मोलर एंड inferior alveolar nerve block is administered. Which space is targeted and what structures are contained within the infratemporal fossa? कौन सा होगा? ए वाला होगा। ठीक है, देख लेना आप ये इसका एक्सप्लेनेशन और इसका क्लिनिकल कोरिलेशन। अ पेशेंट नोटिसेस अ पेनफुल स्वेलिंग बिलो द बॉडी ऑफ हिज राइट मैंडिबल दैट वर्सन्स ड्यूरिंग मील टाइम। अ सियालिट मतलब स्टोन इज सस्पेक्टेड इन विच सलाइवरी डक्ट इज सियालोथियासिस मोस्ट कॉमनली एनकाउंटर्ड। सब मैंडिबुलर डक्ट में होते हैं। ठीक है, इसमें होते हैं ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, क्योंकि टाइम बहुत होने लगा है। 50 क्वेश्चन ही है, उसे हमें 2-3 घंटे नहीं लगाने। A middle-aged female presents with intense paroxysmal electrical shock-like facial pain triggered by light touch to her cheeks and upper lips, जिसे हम trigeminal neuralgia भी कहते हैं. Which cranial foramen transmits the maxillary nerve CNV2 out of the medial cranial fossa? लोकेशन बताई है. तो आंसर होगा फोरामेन रोटुंडम. ओके, इसमें से ये मैक्सिलरी नर्व जो होती है वो निकलती है.
ये एक्सप्लेनेशन है। और कार्बामिज़ापाइन जो होता है वो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है किसमें, ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, A 65-year-old smoker present with painless ulceration lesion on the tip of his tongue. Which lymph node group receives the initial primary lymphatic drainage from the tip of the tongue? डायरेक्टली है, आंसर होगा सबमेंटल लिम्फ नोड्स। ओके, और क्लिनिकल कोरिलेशन देखिए, सर्जिकल नेक डिसेक्शन प्लान्स डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द लोकलाइज्ड टंग लिम्फेटिक मैपिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 40, A 60-year-old hypertensive patient present with sudden vertigo, ataxia, loss of pain, temperature sensation on the right side of his face and left side of his body, alongside right-sided Horner syndrome and dysphagia. MRI reveals a lateral medullary infarction है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, lateral medullary infarction होगा जो कि वेलनबर्ग सिंड्रोम है। तो विच आर्टरी इज ऑक्लूडेड, अगर वेलनबर्ग में कौन सी आर्टरी पता आपको होगी तो आपको इसका आंसर आएगा, जिसका नाम है पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी, जिसे हम पाइका भी कहते हैं। ओके, ये पढ़ लेना। Cerebrospinal fluid CSF is produced continuously by the choroid plexus. Through which anatomical openings does CSF exit in the fourth ventricle to enter the subarachnoid space? ये भी लोकेशन वाला ही क्वेश्चन है, तो आंसर होगा फोरामेन ऑफ मेजिंडी जो कि मीडियन है एंड फोरामिना ऑफ लुश्का जो कि लैटरल होगा। ओके, ये देख लेना और क्लिनिकल कोरिलेशन भी पढ़ लेना। A 48-year-old female experienced an abrupt excruciating headache described as the worst headache of my life, followed by neck stiffness. CT scan head confirms a subarachnoid hemorrhage. What is the most common anatomical site for Berry aneurysm in the circle of Willis? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, FMG में भी पूछा जाता है। तो इसका आंसर क्या है, अगर आपको पता होगा कि मोस्ट कॉमन एनाटॉमिकल साइट कौन सी होती है बेरी एन्यूरिज्म्स की और कौन सी आर्टरी होती है, तो इसमें आर्टरी होती है एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी जंक्शन। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन है, याद करना, इसका एक्सप्लेनेशन है और क्लिनिकल कोरिलेशन है। क्या है, लंबर पंक्चर इन सब अराक्नॉइड हेमोरेज शोज ज़ैंथोक्रोमिया, मतलब येलो डिस्कलरेशन ऑफ CSF। जो इंपॉर्टेंट क्लिनिकल कोरिलेशन मुझे लगते हैं वही मैं पढ़ लूँगा, ठीक है, वरना बहुत टाइम जाएगा। 43 क्वेश्चन है, A patient suffers a lacunar stroke involving the posterior limb of the internal capsule. Which tract passes through the posterior limb and what motor sensory deficits will be observed? कौन सा होगा, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, प्योर मोटर हेमीपेरिसिस ऑफ कॉन्ट्रालैटरल फेस आर्म एंड लेग। ओके, ये एक्सप्लेनेशन और ये उसका क्लिनिकल कोरिलेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 45-year-old पेशेंट प्रेजेंट्स विद अ पिट्यूटरी मैक्रोएडिमा एक्सपांडिंग सुपीरियरली आउट ऑफ द सिला टर्सिका, विच विजुअल फील्ड डिफेक्ट इज क्लासिकली प्रोड्यूस्ड बाय कंप्रेशन ऑफ द ऑप्टिक चियाज्मा। तो ऑप्टिक चियाज्मा अगर लिखा है तो बाइटेम्पोरल हेट्रोनाइमस हेमियानोपिया, ठीक है, ये देख लेना। देखो, चियाज्मा मेमोरी ट्रिक क्रॉस बाइटेम्पोरल लॉस। ओके, ये PDF बहुत अच्छी मैंने बनाई है, तो आप इसे अगर पढ़ोगे अच्छे से तो आपको क्वेश्चन भी पता चलेगा, उसका आंसर भी, और साथ में 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा आपको मालूम पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 68-year-old मेल प्रेजेंट्स विद रेस्टिंग ट्रेमर्स, पिल रोलिंग, मतलब क्या हुआ, ये पार्किंसन डिजीज, कॉगिल रिजिडिटी, ब्रैडिकाइनेजिया एंड अ शफलिंग गेट, डीजनरेशन ऑफ डोपामर्जिक न्यूरॉन्स इन विच ब्रेन स्टेम स्ट्रक्चर कॉजेस पार्किंसन डिजीज। साफ साफ आंसर दिया है सब्सटेंशियल निग्रा पार्स कॉम्पैक्टा, ठीक है। और यहाँ पे जो फार्माकोलॉजी से भी एक क्वेश्चन है जो कि क्लिनिकल कोरिलेशन में देख लेना, एल डोपा, लियोडोपा, ठीक है, और कार्बिडोपा इज मेनस्टे फार्माकोथेरेपी। मेडिसिन से भी पूछ सकते हैं या फार्माकोलॉजी से भी पूछ सकते हैं। A victim of a knife wound to the back suffers an hemisection of the spinal cord at T10 spinal level, जिसे हम ब्राउन सिक्वर्ट सिंड्रोम कहेंगे। Which neurological deficit will be observed below the level of the lesion? Direct ipsilateral loss of motor function and vibration, proprioception, contralateral loss of pain and temperature. Okay?
देखिए, और इसका ये है स्पाइनल शॉक में इनिशियली मास्क हाइपर रिफ्लेक्सिया एंड बेबिंस्की साइन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इन्फेंट इज बॉर्न विद कंजेनिटल माइक्रोएग्नेटिया लेफ्ट क्लेफ्ट पैलेट एंड मालफॉर्म मैलियस एंड इनकस बोन्स, फर्स्ट आर सिंड्रोम, ट्रेचर्स कॉलिनिस सिंड्रोम, विच pharyngeal arch cartilaginous derivate gave rise to the malleus and incus। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट pharyngeal arch होगा। ठीक है, देखिए क्लिनिकल कोरिलेशन, फर्स्ट आर्च डिफेक्ट कॉज माइक्रोग्नेथिया, कंडक्टिव हियरिंग लॉस एंड zygomatic hypoplasia। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ न्यूबॉर्न बेबी एग्जिबिट्स साइनोसिस अपॉन क्राइंग। ठीक है, echocardiography confirms tetralogy of Fallot। What embryonic development defect is primary responsible for 4 cardiac abnormalities seen in tetralogy of Fallot? इसका आंसर होगा anterior superior displacement of infundibular septum। ओके, एम्ब्रियोलॉजी से ये है क्वेश्चन। A newborn presents with bilious vomiting and abdominal distension. Barium swallow shows the cecum located in the right upper quadrant and fibrotic bands compressing the duodenum. Which embryological error during gut development causes this condition? तो इसका आंसर है incomplete rotation and fixation of the midgut around the superior mesenteric artery। ओके, और क्लिनिकल कोरिलेशन देखिए लैड प्रोसीजर होती है। ठीक है, इसमें यूज़ तो मालूम होनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है, अ रूटीन प्रीनेटल अल्ट्रासाउंड रिवील्स फ्यूज लोअर पोल्स ऑफ द किडनीज, फ्यूज्ड है लोअर पोल्स ऑफ किडनीज लाइंग एट L3 L5 वर्टिब्रल लेवल lower than normal। The surgeon notes that the kidney failed to ascend further into abdomen because its ascent was blocked by vascular structure। Which artery prevents normal renal ascension? मतलब कि कौन सी आर्टरी होगी जो कि प्रिवेंट करेगी? तो इसका आंसर है इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। डायरेक्टली याद कर लेना, देखो मेमोरी ट्रिक, हॉर्शू गेट्स हुक्ड अंडर IMA मतलब इंटर मेसेंट्रिक आर्टरी। क्लिनिकल कोरिलेशन देखिए, हॉर्शू किडनी इज स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद टर्नर सिंड्रोम। ओके, तो देखिए एक क्वेश्चन है और इसमें से हमें कितने इंपॉर्टेंट चीज़ें मिली। तो इसी के साथ 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। थैंक यू सो मच। तो आप मुझे कमेंट करिए और बताइए कि ये PDF कैसी लगी आपको। ओके, अगर ये PDF अच्छी होगी तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ऐसी PDF बना के ले आऊँगा। और इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए अगर आपको वीडियो पसंद आया तो। ठीक है, थैंक यू सो मच। Thank you so much for watching. I hope you enjoyed the video. Don't forget to subscribe.